नमस्कार बेटा लोग, तो कैसे हैं आप सब अच्छा चल रहा है। ये आपका दोस्त राजेश सिंह आ गया फिर से एक नया वीडियो लेके। आज का जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। क्लास 11th में हम लोग वर्क एनर्जी पावर कर रहे हैं। उसमें 3 वीडियो मैंने अपलोड कर लिया है। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से। जैसे कि आप लोग यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो किसका कंजर्वेशन हमें करना है? मैकेनिकल एनर्जी का। तो किसी का भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो भी कंजर्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो भी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चंस को आपको करना मतलब आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे आगे। तो अगर आप नए हो तो लाइक करो, पुराने हो तो सब शेयर करो, लाइक करो, जो भी करना है करो, बट पढ़ाई जरूर करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले हम देखते हैं ये मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है दिस इज द समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एकदम सिंपल है, आपको 9th में ही पता होगा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में सबसे पहले हम सीख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, सम कर देते हैं, तो हमें जो चीज मिलता है, जो एनर्जी हमें मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो हम मैकेनिकल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं, ई से। मैकेनिकल एनर्जी को ई से डिनोट करते हैं। दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हो। तो ये है हमारा मैकेनिकल एनर्जी, दिस इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? ये चीज कांस्टेंट होगा, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। अब बात ये है कि ये कंजर्वेशन हमें समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि किस कंडीशन में ये कंजर्वेशन वैलिड होता है। हर चीज का एक कंडीशन होता है, हर प्रिंसिपल का एक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर या किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं। मैंने जो वर्ड यूज किया है कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर आप नहीं देखे हो तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो है कंजर्वेटिव फोर्सेस, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लेना। उसके बाद ये टॉपिक आप पढ़ना, समझ में आएगा आपको। तो कहने का मतलब है किसी भी सिस्टम में किसी बॉडी के ऊपर अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उस बॉडी का टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। यही है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी और द सिस्टम इज ओनली कंजर्वेटिव, है ना, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के द्वारा वर्क हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। इसका मतलब है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट होना चाहिए कब? इफ जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी या फिर सिस्टम, है ना, इज कैसा होना चाहिए? कंजर्वेटिव होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में आपको पता है, कौन कौन से फोर्सेस आपको एग्जांपल पता है? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलास्टिक फोर्स, इनको हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो ये फोर्सेस अगर रहेंगे, बॉडी पे लग रहे हैं, ये फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल है, वरना ये एप्लीकेबल नहीं है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका कहने का मतलब है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ऐसे यही होता है हमारा। ये इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि ये कैसे प्रूव भी करेंगे, और हम लोग समझेंगे भी ये कैसे काम करता है। इसका कुछ एप्लीकेशंस भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। बस इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी गलती से फ्रिक्शन हो गया या एयर रेसिस्टेंस हो गया या कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस हो गया तो ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड नहीं होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे इसका प्रूफ? प्रूफ हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे इसका प्रूफ? देखो सबसे सिंपल, हमने क्या बोला कि सिस्टम पे सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है? कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो कंजर्वेटिव फोर्स ही वर्क डन करेगा ना। अब हम लोग को वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है ना। मान लेते हैं इफ
लिख लेते हैं इफ एफ, जो भी मान लेते हैं, सपोज इफ एफ एक्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना, यही वर्क डन कर रहा है। तो अगर मैं बोलता हूं कि वर्क डन बाय, है ना, क्या हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, ब्रह्मास्त्र अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग अप्लाई करने जा रहे हैं, जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में बोला था, या मैंने बोला था कि इसको हम लोग ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। क्यों ब्रह्मास्त्र बोलते हैं, एकदम सिंपल है ना, इसलिए ब्रह्मास्त्र बोलते हैं क्योंकि ऐसा ये अस्त्र है ना, हमेशा काम आता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि वर्क डन बाय, ये जी जो भी है, कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमें पता है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में पोटेंशियल एनर्जी जहां पे हमने पढ़ा है, वहां पे हमने पढ़ा है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बताओ, ये दो चीजों से हमें डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, इसका प्रूफ हो गया। यहाँ पे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के जगह पे मैं लिख दिया माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा के। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है अगर आप डेल्टा कॉमन ले लेते हो तो k प्लस यू इज इक्वल टू 0। अब ये डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, और k प्लस यू क्या है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी है। मतलब आपके पास आ गया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू 0, दैट मींस मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो प्रूफ हो गया कि नहीं, हो गया ना प्रूफ। तो यही चीज है बेटा, यही सिंपल सा चीज है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स शिफ्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि यही कंडीशन हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज उसका 0, मतलब जिसका चेंज 0 हो रहा है वो चीज पक्का कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाले चीज का ही चेंज 0 होता है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, समेशन, वो कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ सकता है, घट सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है, घट सकता है, लेकिन उनका जो समेशन होगा, उनका सम करने से जो वैल्यू आएगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। अभी चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं और भी हमारा क्लियर हो जाएगा यहाँ कॉन्सेप्ट। एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल करेंगे, ज्यादा टफ वाले हम नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल ऐसा है, कुछ ऐसा है कि एक बॉडी है जिसका मास है m, मान लो अब मास है m, इसका इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 0। अब ये h हाइट पे है, h हाइट से ये गिर रहा है। तो जब ये गिर रहा है, हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एयर रेसिस्टेंस नहीं है। फ्री फॉल मोशन में एयर रेसिस्टेंस अगर होगा तो आप ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं कर पाओगे। तो इस केस में अगर ये बॉडी गिर रहा है और जब ये ग्राउंड को गिरा तो ये कितने वेलोसिटी से हिट किया, v वेलोसिटी से हिट किया। तो इस केस में आपको यूज कर सकते हो। तो आप बताओ, आप यहाँ पे लिखोगे फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है यहाँ पे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मतलब फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन, यही सब है ना, विस्कस फोर्स। अब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी अगर आप ध्यान से देखते हो तो बॉडी h हाइट ऊपर है, मतलब इसके पास हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर आप ध्यान से देखते हो तो वेलोसिटी 0 होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। देखो यहाँ पे h हाइट है तो mgh है पोटेंशियल एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके पास भी वेलोसिटी आ जाता है गिरते वक्त, तो इसके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और पोटेंशियल एनर्जी जो है 0 हो गया। क्यों, क्योंकि हाइट धीरे घटते 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 सरफेस पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो इस केस में क्या हो गया, mgh इक्वल टू हाफ mv²। अब इस इक्वेशन में जो भी डाटा अननोन होगा, जैसे h है यहाँ पे और v है, दोनों में से एक गिवन होगा, एक फाइंड करने के लिए पूछा जाएगा आपसे। जैसे मान लो h गिवन और v आपसे पूछा जा रहा है, तो मास से मास कैंसिल कर दो, सो v इक्वल टू √2gh है। ये चीज आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो।
फ्री फॉल मोशन जो हमने पढ़ा है काइनेमेटिक्स में, वहां से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम जब वर्क एनर्जी पढ़ लेते हैं, एनर्जी पढ़ लेते हैं, कंजर्वेशन पढ़ लेते हैं, तो हम लोग पीछे नहीं जाते, इसी से हम लोग सॉल्व कर देंगे। कंजर्वेशन ऊपर और नीचे लगा के इक्वेट कर देते हैं। कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, मान लो यहाँ पर, है ना, जहां पे यहाँ पे वेलोसिटी आके हो गया समथिंग, मान लो u हो गया इसका वेलोसिटी, और यहां से यहाँ का हाइट जो है मान लो x हो गया, मान लो ये वाला जो हाइट है वो x हो गया। तो यहाँ का अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, ये पॉइंट मान लो P है, तो यहाँ का हम टोटल एनर्जी अगर हम लिखते हैं EP, तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट P एंड पोटेंशियल एनर्जी एट P। काइनेटिक एनर्जी एट P क्या लिखेंगे, हाफ mu का स्क्वायर, हाफ mu का स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे, mgx। देखो तो ये भी यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब टोटल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी है। तो ये एनर्जी, ये एनर्जी, ये एनर्जी, कहीं का भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा इक्वल होगा। किसी भी पॉइंट पे लेते हैं, सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, तो तीनों जगह का, ए का मैकेनिकल एनर्जी, बी का मैकेनिकल एनर्जी, सी का मैकेनिकल एनर्जी, तीनों का मैकेनिकल एनर्जी इक्वल होगा। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, नहीं, एक बॉल जो है ऊपर से नीचे आ रहा है, तो आप देख रहे हो कि हाइट धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी शुरू में ना मैक्सिमम था, काइनेटिक एनर्जी शुरू में 0 था। जैसे जैसे ऊपर से बॉडी नीचे आ रहा है, ऊपर से बॉडी जब नीचे आ रहा है, तो हाइट डिक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर पोटेंशियल घटेगा तो काइनेटिक बढ़ेगा, और अगर काइनेटिक घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा। जब नीचे से ऊपर हम किसी बॉडी को फेंकते हैं तो स्पीड धीरे धीरे कम होता है, तो काइनेटिक कम होता है। काइनेटिक कम हो रहा है तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन उन दोनों का जो सम है, सम मतलब उनका जो समेशन होगा, जो ऐड करने के बाद जो आपको नंबर आएगा, वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। यही है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब अगर मान लो कि इनिशियल में, मान लो बेटा, इनिशियल में टोटल एनर्जी मान लो है 50 जूल है, मान लो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, 50 जूल है इनिशियल का एनर्जी। तो अगर इनिशियल का टोटल एनर्जी 50 जूल है, थोड़ी देर के बाद मान लो ए पॉइंट है, तो यहाँ पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगा वो 50 होगा। हाँ, वो अलग बात है कि काइनेटिक एनर्जी कुछ और है, पोटेंशियल एनर्जी कुछ और है। अभी मान लो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम हम कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो 5 जूल है, तो पोटेंशियल एनर्जी 45 होगा, क्योंकि इनका सम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी बढ़ के हो गया 20, तो पोटेंशियल एनर्जी को उस हिसाब से डिक्रीज होना पड़ेगा 25, तो ये अभी भी हो गया, सॉरी 50 है ना यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 30, ये 30 जूल हो जाएगा, है ना। ताकि ऐड करने से क्या आना चाहिए, 50, मतलब एडिशन हमेशा 50 आना चाहिए। ये अमाउंट चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ सकता है, घट सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना, अगर एक एनर्जी का एक टर्म अगर घटेगा तो दूसरा टर्म बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ घटेगा और दोनों एक साथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। घटेगा तो एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, या दूसरा वाला बढ़ेगा तो पहला वाला घटेगा, ऑपोजिट होगा। यहाँ पे कभी भी एक साथ दोनों बढ़ेंगे नहीं, एक साथ घटेंगे नहीं, ठीक है। चलिए, यही है आपका। अब नीचे से ऊपर फेंकते वक्त भी आप समझ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक स्प्रिंग का कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एकदम सिंपल है, देखो यहाँ पे एक स्प्रिंग के केस में कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, अपने नेचुरल लेंथ में है, एक एंड इसका दीवार में है, और यहाँ पे एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। जब स्मूथ सरफेस नहीं होगा, रफ सरफेस होगा, तो वहां पे आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज नहीं करना है। जहां पे रफ होगा, स्मूथ है तभी करेंगे। एक ब्लॉक है, मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास है m, ये जा रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये हमारा इनिशियल सिचुएशन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जाके स्प्रिंग को मैक्सिमम कंप्रेशन कितना करेगा। तो मान लो नेक्स्ट सिचुएशन में हमने बोला कि ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग को इतना कंप्रेस किया, मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मेन पोजीशन से कितना कंप्रेशन, एक्स कंप्रेशन, और ये भी कैसा कंप्रेशन, मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब है बॉडी जब तक मूव कर रहा है तब तक इसको कंप्रेस करेगा, और जब मूव करना बंद हो जाएगा तो कंप्रेशन बंद, तो मैक्सिमम कंप्रेशन। इस केस में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। इस बॉडी का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो फाइनल सिचुएशन आपको पता चल गया कि वेलोसिटी 0 और स्प्रिंग जो है x अमाउंट में कंप्रेस्ड है। इनिशियल सिचुएशन में पता है कि स्प्रिंग के पास ना तो कंप्रेस्ड है ना तो स्ट्रेस्ड है, बस ये ब्लॉक मूव कर रहा है। तो इस केस में इनिशियल एनर्जी
एंड फाइनल एनर्जी हमें मैकेनिकल लिखना है। क्यों? क्योंकि स्मूथ सरफेस है, सिर्फ यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी अगर हम लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या, 0, mgh नहीं लिख सकते है ना, और हाफ के स्क्वायर भी नहीं लिख सकते क्योंकि ना तो इसके पास एनर्जी ना ये कुछ हाइट पे है। फाइनल एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हमारा 0 क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया, क्योंकि हम मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम मैक्सिमम कंप्रेशन के बारे में नहीं बात करेंगे तो पोटेंशियल सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 नहीं होगा, एंड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनल के लिए, हाफ के स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ पे रिलेशन आ गया हाफ mv² इक्वल टू हाफ के x²। हाफ से आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ से आप v भी निकाल सकते हो कि ये v कितना होगा, x दिया होगा तो, और अगर v दिया होगा तो x निकाल सकते हो। तो सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि x निकालो आप, तो x निकालोगे कैसे, रूट ओवर करोगे यहाँ पे m/k है ना, और यहाँ पे x का स्क्वायर, तो ये कैसे आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ m/k इंटू x हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, तो यही है, देख लो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यही है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इनिशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी काइनेटिक। अच्छा फ्रिक्शन होगा तो क्या करेंगे, कुछ नहीं टेंशन लेना है, आपके पास ब्रह्मास्त्र है। अगर मान लो जहां पे आप कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मान लो गलती से आ गया है ना, फ्रिक्शन आ गई, ये आ गया, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आपको क्या करना है, ब्रह्मास्त्र यूज करना है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ ये अस्त्र है ना ब्रह्मास्त्र। तो उस टाइम आपको करना है वर्क डन बाय जो भी फ्रिक्शनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय क्या करोगे, कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय क्या, एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय जो भी जितने सारे फोर्सेस हैं उनका टोटल वर्क डन इक्वल टू कर दोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बन जाएगा आपसे क्वेश्चन। इससे बड़ा टूल कुछ भी नहीं है इस पूरे चैप्टर में, इसलिए इसका नाम ब्रह्मास्त्र मैंने रखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब मान लेते हैं एक ऐसा सिस्टम है जहां नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं और कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे हैं। इस केस में क्या होगा, हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे, तो इस केस में हम लिख सकते हैं ना, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बोलिए, जरूर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हमें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लिख दिया। ठीक है, चला गया ये उधर, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर हम यहाँ लिख रहे हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आ गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा के माइनस माइनस प्लस डेल्टा यू। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन आया हुआ है, कहां से, वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद से हमने स्टार्ट किया है। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा, बाहर ले लो, चेंज ऑफ के प्लस यू, और के प्लस यू क्या है हमारा, मैकेनिकल एनर्जी है। जैसे कि हम लोग को पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी का चेंज मतलब वर्क डन बाय, कभी भी कोई एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क डन करेगा तो मैकेनिकल एनर्जी का चेंज हम लोग लिखेंगे, मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, वो चेंज हो जाएगा। मतलब अगर मान लो फ्रिक्शन जो है कुछ अमाउंट में वर्क डन किया, मान लो फ्रिक्शन जो है मान लेते हैं -40 जूल का वर्क डन किया, तो मैकेनिकल एनर्जी का जो चेंज होगा वो भी -40 जूल होगा, यही इसका मतलब है। मतलब मैकेनिकल एनर्जी हमेशा डिक्रीज हो जाएगा व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हैं वर्क करेंगे। तो इसको अगर हम और अच्छे तरीके से लिखना चाहेंगे तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं के फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये तरीके से हम लिख सकते हैं।
So work done by non-conservative force is equal to change in kinetic energy of the body. Sorry, change in mechanical energy of the body. Mechanical energy हम कैसे निकालते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस जितना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करके लॉस होगा, मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होगा उतना ही वर्क डन करेगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस यही है। आ रहा है बात समझ में? यही था आपका, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा तो। चलो, इससे हम बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अपना कॉन्सेप्ट बस लेते जाओ, सीखते जाओ। बाकी क्वेश्चंस का कोई औकात नहीं होता है, ठीक है? औकात हमेशा कॉन्सेप्ट का होता है। जितना प्यारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, जितने अच्छे से आप समझ लोगे, क्वेश्चंस अपने आप होगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? चलिए अब देखते हैं आगे क्या करते हैं हम लोग। ये हमारे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल भी हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का भी हो गया। अब एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है पावर का। नहीं, पावर के केस में तो इस पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इस पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सा है, इसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एवरेज पावर कैसे डिफाइन करोगे? टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम। नहीं, टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम को आप एवरेज पावर बोलोगे। और इंस्टेंटेनियस पावर आप किसको बोलोगे? इंस्टेंटेनियस पावर, है ना? इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब होता है जो भी लिमिट है बेटा, एक पार्टिकुलर टाइम कर दो उसका डेल्टा टी को, मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। आपको आदत हो गया होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस करंट, तो वहां से आपको आदत हो गया होगा लिमिट डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा टी, तो ये क्या बन जाता है? डी डब्ल्यू बाय डी टी बन जाता है। मतलब वर्क को आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। अब ये पावर जो है सबसे पहला एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, और इसका एसआई यूनिट के बारे में अगर हम बात करेंगे, एसआई यूनिट क्या होता है? वर्क डन का एसआई यूनिट होता है बेटा जूल, और टाइम का होता है सेकेंड। तो क्या हो गया एसआई यूनिट? जूल पर सेकेंड। इसको हम बोलते हैं वाट। जूल पर सेकेंड को हम वाट बोलते हैं। अगर कोई बोलेगा 1 वाट का डेफिनेशन दो, तो 1 जूल का वर्क डन करोगे अगर 1 सेकेंड में, एक फोर्स अगर मान लो 1 जूल का वर्क डन कर रहे हैं 1 सेकेंड में, तो समझ लेना उसके पास 1 वाट का पावर है। 10 वाट का मतलब 10 जूल का वर्क डन 1 सेकेंड में। तो ये 1 वाट का डेफिनेशन हो गया यहाँ पे। अब ये स्केलर है, साइन यूनिट हो गया। डायमेंशन भी हम कर सकते हैं ना। डायमेंशन कैसे करेंगे? वर्क का डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन। तो वर्क का डायमेंशन हमें पता है ml² t का पावर -2, और यहाँ टाइम का t, ये भी t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। तो ml² t का पावर -3, ये होता है पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन भी हो गया हमारा, एसआई यूनिट भी हो गया, सब हो गया। एक सिंपल सा है यहाँ, एक छोटा सा चीज है यहाँ पे कि ये जो इंस्टेंटेनियस पावर मैंने बोला है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी हमें डिराइव करना है। देखो क्या है फॉर्मूला ये है इंस्टेंटेनियस पावर का कि बेटा ये पावर को हमने कैसे डिफाइन किया? डी बाई डी टी ऑफ किसका? वर्क डन। वर्क डन मान लो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो उसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो बेटा आपको पावर मिल जाएगा। टाइम का वैल्यू आप डालते जाओ 1 2 3 जो भी डालना है ना? अब इसको अगर हम वर्क डन को ऐसे लिख रहे हैं, फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर हम लिख रहे हैं, सो डी बाई डी टी ऑफ हम यहाँ लिख रहे हैं फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स अगर मान लो कांस्टेंट है ना, इसको बाहर ले लिया, डॉट प्रोडक्ट यहाँ किस काम करेंगे? डी एक्स वेक्टर बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा। देख लो यहाँ पे, सॉरी, है ना? देखो, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। मत समझना कि यहाँ वेक्टर आ गया तो ये वेक्टर हो जाएगा, नहीं। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर होता है। तो इस केस में पावर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। तो जीरो पावर कब होगा? व्हेन थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। मतलब फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो पावर जीरो हो जाएगा। कैसे जीरो हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होता है? जब उनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। पॉजिटिव कब होता है? जब थीटा का वैल्यू 90 से कम, जीरो से बड़ा, जीरो इक्वल होना चाहिए। नेगेटिव कब होता है? 90 से बड़ा, 180 के इक्वल या छोटा होना चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग डॉट प्रोडक्ट में किए हुए हैं, और वर्क एनर्जी में भी हम लोग पहला पार्ट में भी हम लोगों ने किया हुआ है डॉट प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यही था हमारा पावर, एकदम सिंपल सा। तो आज के क्लास में बस इतना ही कि मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जब सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो एक चीज हमेशा आपको याद रखना है, ब्रह्मा जी का दिया हुआ अस्त्र, मतलब टोटल वर्क डन टोटल इज इक्वल टू चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, ये चीज आपको बहुत काम आने वाला है, नोट करके रख लो। कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी हम लगाएं या नहीं लगाएं, कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, जो भी फोर्सेस हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा एप्लीकेबल होता है, 100% आपको लगाना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, छोटा सा क्लास था। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो कॉलिजन से रिलेटेड होगा, कॉलिजन्स है ना, कॉलिजन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन भी हम लोग करेंगे, और इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, ये सब भी हम लोग आगे वाले चैप्टर में करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों तक, उनको भी सीखने का मौका मिलना चाहिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।